इससे पहले कि कोई आदमी शार्क को चेस करे, उसे सेल करना सीखना चाहिए। इसीलिए सबसे पहले मुझे एक बोट चाहिए होगी। यहाँ पर हर आदमी के पास बेसिक सर्वाइवल के लिए कनू होना जरूरी है, फिशिंग के लिए, अपनी फैमिली को फीड करने के लिए। अब हम एक परफेक्ट ट्री ढूंढ रहे हैं जिससे हम बनाएंगे एक परफेक्ट बोट। टोया ने एक बहुत लंबा पेड़ चुना है। ये बिल्कुल सीधा है और उससे कहीं ज्यादा बड़ा जितना मैंने सोचा था। वैसे पैराडाइज में रहने का मतलब ये नहीं होता कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैंने पहले कभी पेड़ नहीं काटा है और हर कट के साथ मैं सोच रहा हूँ कि कहीं ये मेरे सिर पे ना गिर जाए। मुझे इसे काटते हुए ऑलमोस्ट 2 घंटे हो चुके हैं। ओ ओह अब इससे एक नई कनू बनेगी। पर अभी तो काम सिर्फ शुरू हुआ है। इसमें टोया प्रोजेक्ट मैनेजर है। वो हिस्सा मत काटो। और मैं वो कर रहा हूँ जो यहाँ पर रहने वाले हर यंग लड़के को करना पड़ता है। यहाँ सबको एक हार्डवुड बोर्ड चाहिए और इसमें बहुत मेहनत लगेगी। अब एक बात साफ हो चुकी है, ये ज्यादा बड़ी नहीं है। अगर मैंने एक शार्क को पकड़ भी लिया तो मैं उसे बोट पर कैसे रखूंगा? थोड़ी सी भी गलती होने पर बोट पलट जाएगी। बाद में टोया ने मुझे एक जरूरी बात बताई। एक दिन जब इसे लगेगा कि मैं तैयार हूँ, हम बोट में उस जगह जाएंगे जिसे शार्क आइलैंड कहते हैं। वहाँ पर बहुत सारी बड़ी शार्क्स होती हैं, इसीलिए मेरे सक्सेसफुल होने का चांस बढ़ जाएगा। साथ ही इसने वार्न किया है कि वो सफर बहुत डेंजरस होगा। उसमें कई लोगों की जान जा चुकी है। अब सिर्फ शार्क से लड़ना ही मेरा अकेला चैलेंज नहीं है। अगर कोई ऐसा आइलैंड है जहां फंस जाना चाहे, अटक जाए, तो वो आइलैंड यही है। वो पैराडाइज की जो फोटोज होती हैं जो आप अपने फ्रिज पर चिपकाते हैं और सोचते हैं कि आप कभी वहां जाएंगे, वो जगह यही है। मैंने उसे ढूंढ लिया, वो यही है। बहुत ही सुंदर। पर मैं छुट्टी मनाने नहीं आया हूँ। मैं अपना पहला मैनहुड टास्क मतलब कनू बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मैं ये देखकर हैरान हूँ कि लोग इसके लिए क्या क्या यूज करते हैं। यहाँ फाइबर ग्लास या फैक्ट्री में बने पार्ट्स नहीं हैं। अगर कुछ है तो बस लकड़ी, एक डोर और पत्तों से बना सेल। ये जल्द ही पानी में जाने के लिए तैयार हो जाएगी, पर उससे पहले इसका नाम रखना जरूरी है। और इस बार चॉइस बहुत सिंपल है। ये देखो, एसवी डिम डिम। एसवी डिम डिम। ये देखो। इट्स परफेक्ट। टोया का कहना है कि कल एसवी डिम डिम अपने पहले सफर पर जाएगी और इसे मैं चलाऊंगा। दिन के वक्त यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है। यहाँ धूप इतनी तेज है कि लोग यहाँ शेड में बैठकर रिलैक्स करते हैं ताकि वो इस तेज धूप से बच सके। और कुछ लोग यहाँ पर बैठकर बीटल नट खाकर अपना टाइम पास कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि इसे चबाने से हल्का सा नशा होता है, पर मैंने एक कदम आगे जाकर उसे ट्राई करने का फैसला किया, जिसे ये पीएनजी बियर कहते हैं। चबाओ? हाँ चबाओ। पर सिर्फ बीटल नट को चबाने से बात नहीं बनेगी, इसके साथ कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी चाहिए होते हैं। रूट मस्टर्ड। इसे थोड़ा मस्टर्ड के साथ मिक्स करते हैं। यस। और फाइनल इंग्रेडिएंट होता है थोड़ा सा लाइम। यस यस। मुझे बताया गया है कि इन इंग्रेडिएंट्स के आपस में रिएक्ट करने से वो लाल दाग पड़ते हैं। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, मतलब बिल्कुल भी कुछ नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ गलती तो नहीं हुई कि तभी बहुत अच्छा फील हो रहा है। मुझे लग रहा है जैसे मैंने एक या 2 बियर्स पी ली हो जल्दी से। अभी थोड़ा सा नशा हो रहा है। अच्छा लग रहा है ना? है? अच्छा लग रहा है?
मुझे अचानक ही बहुत गर्मी होने लगी। मुझे बहुत पसीना आने लगा है। हाँ, इससे आता है। मेरा सिर घूम रहा है। तबीयत थोड़ी खराब लग रही है। कितना पसीना आ रहा है। उन्होंने कहा था कि पहली बार लेने से तबीयत खराब हो सकती है। अगली बार इस बीटल नट को खाने से पहले 10 बार सोचूंगा। मुझे इस बात की हैरानी नहीं है कि ऐसी जगह पर इन आइलैंडर्स के वेन्स में सॉल्ट वाटर दौड़ता है, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि ये इसे अपने पेट में भी डालते हैं। ये बहुत ही अजीब बात है। यहाँ की लेडीज सॉल्ट वाटर पी रही हैं जिससे उनके मिल्क में फ्लेवर आए और उनके बच्चे हेल्दी हों। मेरे ख्याल से ये दुनिया में एक ही जगह है जहाँ ऐसा कुछ होता है। आप ये सॉल्ट वाटर पीती हैं? हाँ? इसका टेस्ट अच्छा है? इनक्रेडिबल। उस आइलैंड पर रहने के लिए जहाँ फ्रेश वाटर ना हो, अडेप्ट करना जरूरी होता है। यहाँ पर जब प्यास लगे तो पेड़ पर चढ़ना शुरू कर देना चाहिए। अगर अपनी प्यास बुझानी हो तो यही एक तरीका है, सीधा ऊपर चढ़ो। मैं गिरने वाला हूँ और मैं ज्यादा ऊपर भी नहीं चढ़ा। मुझे पता है कि ये लोग मुझे बेवकूफ समझ रहे होंगे। कोकोनट ट्री पर चढ़ना तो एक बेसिक स्किल है, पर ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। यहाँ से गिरा तो सीधा ऊपर जाऊंगा। नहीं, बस अब मुझसे और ऊपर नहीं चढ़ा जाएगा। मैं काफी ऊपर आ गया हूँ, पर लेकिन मैं उन कोकोनट्स तक नहीं पहुँच पाऊंगा। मुझसे नहीं होगा। फिर मैंने अचानक रियलाइज किया, हम अकेले नहीं हैं। अब आखिर ये क्या चीज है? ये एक कोकोनट क्रैब है। मैं उसके पास बिल्कुल नहीं जाने वाला, पर टोया के लिए ये रोज का काम है। उसे उठाया और कोकोनट की तरह नीचे फेंक दिया। उनका कहना है कि कोकोनट क्रैब खाने में बहुत स्वीट होता है। देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। ओह, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखिए, इसके 4 क्लॉज हैं। कितनी जोर से पकड़ता होगा। ओह, ये जैसे जुरासिक पार्क से निकला है। आज ये क्रैब हमारे मेन्यू में नहीं है। अभी तो सिर्फ ड्रिंक चाहिए, और इतनी मेहनत के बाद इसकी एक एक बूंद कीमती होती है। ओह, आधा मेरे ऊपर गिर गया। अब और वेस्ट नहीं करूंगा। उम्मीद है सीलिंग में मेरी परफॉर्मेंस बेटर रहेगी। ये एक स्पेशल मोमेंट है, उस बोट को पानी में ले जाते हुए जिसे बनाने में मैंने हेल्प की है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये मैनहुड की तरफ मेरा पहला कदम है। अगला कदम एसवी डिम डिम को टेस्ट स्पिन पर ले जाना है। टोया का कहना है कि जिसे सेल और नेविगेट करना नहीं आता, वो इस समुद्र में जिंदा नहीं रह सकता। अब देखना यह है कि मैं क्या करता हूँ। टोया ने मुझे ज्यादा दूर जाने के लिए मना किया है, पर मैं इन लोगों को इम्प्रेस करना चाहता हूँ। आई थिंक सब ठीक कर रहा हूँ। मैं धीरे धीरे आइलैंड से दूर आ गया हूँ और यहाँ थोड़ी सी हवा है जो मेरे सेल को पुश कर रही है और मुझे समुद्र की ओर ले जा रही है। यहाँ सच में बहुत शांति है। पर ये स्मूथ सेलिंग ज्यादा देर नहीं चली। अब लग रहा है कि मुझे बोट को और अच्छे से कंट्रोल करना होगा। हवा लगातार अपनी डायरेक्शन बदलती जा रही है और यहाँ दोपहर में रहना बहुत डेंजरस हो सकता है, क्योंकि इस तरह की बोट को पलटने में ज्यादा देर नहीं लगती है। जिस वक्त मैं बोट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने रियलाइज किया इसमें कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। ओह, ये सब ठीक नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरा मास्ट टूटकर बोट के ऊपर गिरने वाला है, और अगर ऐसा हुआ तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मेरे लिए ये कुछ उलझी हुई रोप्स हैं और मैंने तब ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जब वो इस सेल को असेंबल कर रहे थे। इसे ठीक कैसे करूं? मुझे इसे ठीक करना नहीं आता। मेरी मुश्किलें यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। पिछले कुछ मिनटों में मौसम बिल्कुल बदल गया है। खतरनाक बादल आ गए हैं और किसी भी वक्त तूफान आ सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किनारे के पास जा रहा हूँ या उससे दूर।
मुझे इतनी दूर नहीं आना चाहिए था। मैं इस खेल में बिल्कुल अनाड़ी हूँ। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। पापा न्यू गिनी शार्क पीपल के सीक्रेट्स को समझने की कोशिश में मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं इन लोगों को इम्प्रेस करना चाहता था, वो तो नहीं हुआ, पर अब मैं एक छोटी सी कनू पर समुद्र के बीच तूफान में फंस गया हूं और मेरे पास टाइम बहुत कम है। मेरे मास्ट को टूटे करीब 1 घंटा हो चुका है। मैं इस सेल को ठीक से यूज नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हवा की डायरेक्शन कुछ ही सेकंड्स में बदलती जा रही है। पता नहीं क्या होगा। मेरा मास्ट टूटकर गिरने ही वाला है। मुझे इस बारे में वार्न किया गया था कि अगर हुआ तो ओह गॉड, ये गिर गया। अब क्या किया जाए? मैंने इस बोट की हालत खराब कर दी है। अगर मैं बोट को छोड़ दूं और तैरकर किनारे तक पहुंचने की कोशिश करूं, तो हो सकता है पहुंचने से पहले लहरें मुझे अपने साथ बहाकर ले जाएं। फिर मुझे पानी में एक सिर दिखा। वो टोया है, मुझे बचाने आया है। थैंक गॉड। मैं अब बहुत रिलीव्ड फील कर रहा हूँ और साथ ही एम्बैरेस्ड भी। मैंने इस बोट की हालत खराब कर दी ना। आई डोंट नो वो गुस्से में है या नाराज है, पर वो बहुत शांत है। लग रहा है जैसे मैं स्कूल का एक शरारती बच्चा हूँ। अभी हम किनारे पर पहुंचे ही हैं कि बारिश शुरू हो गई। आज मौसम और मेरा मूड एक जैसा है। ये उन मोमेंट्स में से एक था जब आपको पता चलता है कि आप कितने बड़े बेवकूफ़ हैं, कितने बड़े अनाड़ी हैं। अगर मुझे अपने आप पर कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हो तो वो आज है। अगले कुछ दिनों में टोया मुझे बार बार समुद्र में ले गया, मुझे नेविगेट करना सिखाया, विंड और टाइड्स को समझना सिखाया, मेरे अंदर नया कॉन्फिडेंस जगाया। जल्द ही मैं पानी में और पानी में रहने वालों के साथ कंफर्टेबल फील करने लगा हूं। और मुझे ये सोचकर हैरानी हो रही है कि मैं अपने घर के कंफर्ट को मिस नहीं कर रहा। हाँ, यहाँ ऐसे 1 या 2 लोकल कस्टम जरूर हैं जिनकी मुझे आदत डालनी पड़ेगी। यहाँ पर लोकल्स टूथपेस्ट की जगह सैंड पेस्ट यूज करते हैं और मेरा टूथपेस्ट खत्म हो गया है, तो मेरे पास इसे यूज करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ट्राई करूँ? हाँ हाँ, ले लो। ऐसा काम मैंने तब भी नहीं किया जब मैं 2 साल का था। ट्राई करो। इसे अपने मुंह में डाल अपने मुंह में डाल लूं? अरे वाह। ओह गॉड। पता नहीं इसके बारे में किसने सोचा। ये थोड़ा रफ है ना? फाइनली टोया वो कहता है जो मैं सुनना चाहता हूँ। मैं शार्क आइलैंड के खतरनाक सफर के लिए और एक शार्क को पकड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं एक्साइटेड हूँ, पर एक बात परेशान कर रही है। अगर मैंने शार्क को पकड़ लिया तो मुझे उसे मारना होगा। पता नहीं मैं वो कर पाऊंगा या नहीं। अगली सुबह गांव में एक अजीब सी हलचल है। यूजुअली लेट बैक इस आइलैंड पर हमारी तैयारियों को देखते हुए लोगों में नया जोश भर गया है। ऐसे लंबे सफर के लिए एक बड़ी कनू की जरूरत होती है। ये उसका एक सुपर साइज्ड वर्जन है जो मैंने बनाई थी। इसमें 12 लोग बैठ सकते हैं। हमारी मंजिल स्नेक आइलैंड से कई किलोमीटर दूर साउथ पैसिफिक में है। और बस हम निकल पड़े। कोई हेजिटेशन नहीं, सिर्फ एक्साइटमेंट। ये सोचकर बहुत अजीब लग रहा है कि हम आज भी वैसे ही ट्रैवल कर रहे हैं जैसा ये लोग सैकड़ों सालों से करते आए हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स अमेजिंग। मेरे आगे बैठे लोग एंशिएंट सॉन्ग्स गा रहे हैं और मेरे पीछे बैठा आदमी प्रे कर रहा है कि विंड थोड़ी स्ट्रांग हो जाए।
ये लोग यही करने के लिए पैदा हुए थे और इनके साथ बैठकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वहां तक पहुंचने के लिए हमें पूरा दिन और पूरी रात सेल करना होगा। ऐसी मुश्किल कंडीशंस में कई घंटे बीतने के बाद एक्साइटमेंट कम होने लगी है। यहाँ पर आप गाना गाने और बैठकर ये सोचने के अलावा ज्यादा कुछ नहीं कर सकते कि शार्क आइलैंड पर क्या होगा। दिन भर तेज धूप में तपने के बाद रात कुछ राहत लेकर आई है। इस वक्त बहुत तेज और बहुत अच्छी हवा चल रही है और हमारी बोट की स्पीड बढ़ गई है। पर क्या हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? आप लोग नेविगेट कैसे करते हैं? यहाँ बहुत अंधेरा है। हम उन स्टार्स को और वेव्स को देखते हैं। हर तरफ अंधेरा है, किसी तरह की कोई रोशनी नहीं है। मुझे डर लग रहा है। मैं इस ख्याल को दिमाग से निकाल नहीं पा रहा हूँ कि हम रात के घुप अंधेरे में समुद्र के बीच में हैं। अगर ऐसे में कुछ हो गया तो हमारी हेल्प करने वाला भी कोई नहीं होगा।